राजा चंद्रभान एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, जिनका नाम लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती था। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश थे। चंद्रभान के राजा बनने से उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। लेकिन राजा और रानियों को बस एक ही बात का दुख था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। राजा चंद्रभान इसी बात को सोच सोच कर परेशान रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन महाराज अपनी तीनों रानियों के साथ बैठकर कार्यक्रम देख रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति तरह तरह की कला का प्रदर्शन करके उनका मनोरंजन कर रहा था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया। तुमने तो समा बांध दिया। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, हमारा नाम है मनोरंजन। चलो दिल्ली ले चलें। अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। चलिए ना महाराज, दिल्ली चलते हैं, वहाँ ताजमहल भी देख लेंगे। ताजमहल तो कश्मीर में है। तुम दोनों ही गलत कह रही हो, ताजमहल तो आगरा में है। अगर मैं ना होती तो न जाने तुम दोनों का क्या होता। अरे मेरी तो सुनो। मनोरंजन जी, आप दिल्ली में रहते हैं क्या? महाराज, मैं आपके पड़ोसी मुल्क में ही रहता हूँ। और चलो दिल्ली ले चलें, मेरा तकिया कलाम है। अच्छा, मेरा भी तकिया कलाम है, चलो बाहर ले चलें। राजा के ये कहते ही सारे लोग हंसने लगे और मनोरंजन वहां से जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी उसके साथ जा रहे हैं। राजा ने उसे वापस बुलाया और बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दिए। रात के समय, क्या हुआ महाराज, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? जब से आपने मनोरंजन के बेटे को देखा है, तब से आप उदास लग रही हैं। पता तो है तुम्हें, मैं क्यों परेशान हूँ। तभी वहाँ बाकी रानियां आती हैं और आते ही कहती हैं, चलो चलो महाराज, हम सब घूमने चलते हैं। हाँ, चलो चलो, खूब मजा आएगा। एक काम करो, तुम सब चले जाओ, मेरा मन नहीं है। चलिए ना, आपका थोड़ा मन बहल जाएगा, और बहुत दिनों से हम कहीं गए भी तो नहीं हैं। रानियों के कहने पर राजा चंद्रभान घूमने जाने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम लोग तैयारी कर लो, हम लोग कल सुबह घूमने के लिए जाएंगे। तीनों रानियां तैयारियों में लग जाती हैं। रात होती है। चंद्रभान अपने कमरे में जाते हैं। तब वहां कोई नहीं होता। तीनों रानियां घूमने जाने की तैयारी में लगी हुई थीं। चंद्रभान अपने बिस्तर पर लेट जाता है और मन ही मन सोचने लगा, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा सबकी मदद की है, फिर भी न जाने भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। राजा चंद्रभान यही सब सोचते सोचते सो गए। उसी रात उनके सपने में एक पंडित जी आए। राजा चंद्रभान, अब तुम्हारे दुखों के अंत होने का समय आ गया है। कल तुम जब घूमने जाओगे, तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा, जिसकी डाली पर 3 आम लगे होंगे, जिनको तोड़कर तुम अपनी बीवियों को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें जरूर संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वो पंडित वहां से गायब हो गए। तभी राजा चंद्रभान की आंख खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। अरे, ये तो सपना है। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ,
इस वजह से ही मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। राजा यही सोचकर सो गए। अगले दिन उन्होंने अपना ये सपना अपनी तीनों रानियों को बताया। अगर आपको ये सपना आया है तो जरूर ही कुछ होगा। हाँ, जीजी सही कह रही है, और वैसे भी हम घूमने तो जा ही रहे हैं, ढूंढने में क्या दिक्कत है, ढूंढ लेंगे। दोनों रानियां चंद्रभान को उस पेड़ को ढूंढने के लिए कहती हैं, लेकिन सबसे छोटी रानी कुछ नहीं कहती। चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं। सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की कूक, सब कितना अच्छा लग रहा है। और नदी का ये ठंडा पानी, सब कितना अच्छा लग रहा है। सब लोग मजे कर रहे थे, लेकिन राजा चंद्रभान इधर उधर उस आम के पेड़ को ढूंढ रहे थे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उन्हें वो पेड़ नहीं दिखाई दिए। वो निराश हो गए। मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। मैं ये भूल गया था कि वो एक सपना है। महाराज, चलो आगे चलते हैं। चलो। वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक पंडित दिखाई देता है। उन्हें देखकर उनके मन में एक आस जग जाती है। वो उनके पास जाते हैं। बाबा, यहाँ कहीं आम का पेड़ है? हाँ, पास में ही एक आम का पेड़ है, लेकिन वो तो काफी साल पुराना है। अब तो उस पर फल भी नहीं आते हैं। अच्छा, फल भी नहीं आते? चलिए ठीक है। राजा चंद्रभान अपनी रानियों के साथ आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें वो आम का पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर केवल 3 आम थे। अरे, ये कैसा पेड़ है, इस पर तो बस 3 ही आम हैं। चंद्रभान उन आमों को देखकर खुश हो गया। उसने तुरंत अपने सेवकों को उन आम को तोड़ने के लिए कहा। सेवकों ने आम तोड़कर राजा को दे दिए। राजा आम देखकर बहुत खुश हुए। अब मेरा पिता बनने का सपना जरूर पूरा होगा। राजा आम को अपने पास रख लेते हैं और थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग वापस महल आ जाते हैं। महल आने पर उन्होंने वो तीनों आम निकाले और अपनी रानियों को बुलाया। ये तीनों आम तुम तीनों खा लो। इसे खाने से तुम तीनों गर्भवती हो जाओगी। दोनों रानियों ने आम लिए, लेकिन सबसे छोटी रानी लक्ष्मी ने वो आम नहीं खाया, क्योंकि उन्हें आम बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इन सब चीजों पर भरोसा भी नहीं करती थी। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा बहुत गुस्सा हुए। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने लक्ष्मी को अपने महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद वो जंगल में अपना जीवन यापन करने लगी। कुछ दिनों बाद चंद्रभान की दोनों रानियां गर्भवती हुईं। इधर राजा की तीसरी रानी भी गर्भवती हुई और कुछ महीनों बाद तीनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। लक्ष्मी के बेटे ने बड़ा होते होते कई विद्याएं ग्रहण कर लीं। एक दिन लक्ष्मी ने उसे अतीत की बात बताई और महल जाकर राजा की सेवा करने के लिए कहा। भरत अपनी माँ की बात मानते हुए महल की ओर चल दिया। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कौन हो तुम और कहां से आए हो? महाराज, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। ठीक है, तुम हमारी सेना में शामिल हो जाओ। जी महाराज।
भरत राजा चंद्रभान की सेना में शामिल हो गया और कुछ ही दिनों में वो सेना का सेनापति बन गया। वो हर कला में निपुण था। राजा चंद्रभान उससे बहुत खुश रहते थे, लेकिन उसके दोनों बेटे करण और अर्जुन उससे बहुत जलते थे। एक दिन, भैया इसका कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये धीरे धीरे महल में आ जाएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम। भैया क्यों ना हम इसे मरवा दें? नहीं करण, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो महाराज हमें नहीं छोड़ेंगे। इसको तो किसी और तरीके से फंसाना होगा। हाँ भैया, मेरे पास एक योजना है। हम दोनों कल शिकार पर जाएंगे और वापस घर नहीं आएंगे। पिताजी हम दोनों को ढूंढने के लिए जरूर उस भरत को भेजेंगे, और जब हम नहीं मिलेंगे तो पिताजी खुद ही उसे मौत के घाट उतरवा देंगे। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। अगले दिन दोनों भाई शिकार के लिए निकल जाते हैं और शाम होते ही महल में उनकी मां परेशान होने लगती है। किसी तरह महाराज उन्हें समझाते हैं। रात गुजरती है और सुबह सवेरे ही वो भरत को अपने पास बुलाते हैं। सेनापति भरत, अभी जाओ और हमारे पुत्रों को ढूंढ कर लाओ। अगर तुम हमारे पुत्रों को लाने में असमर्थ रहे तो तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों को सही सलामत लेके आऊंगा। इतना कहकर भरत जंगलों की ओर निकल जाता है। बहुत दूर चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। बहुत दूर चलने पर उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक सुंदर लड़की खिड़की से झांक रही है। कौन हो तुम? कहां से आए? चले जाओ यहाँ से, वरना वो राक्षस तुम्हें भी कैद कर लेगा। मुझ जैसे कई लोग यहाँ कैद हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। भरत उस लड़की की बात से बिल्कुल नहीं डरा और मन ही मन सोचने लगा कि हो ना हो वो लोग भी यही हैं। तभी वो राक्षस वहां आ जाता है और उसे देख लेता है, और जैसे ही वो उसे अपनी कैद में करना चाह रहा होता है, वैसे ही आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। जाओ जाओ यहां से, मुझसे युद्ध करना बच्चों का काम नहीं। हाँ। जादुई शक्तियों से तो कोई भी युद्ध जीत सकता है। अगर इतने बलवान हो तो बिना जादुई शक्तियों के युद्ध करो। ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है। कभी वो राक्षस उसे पटकता, कभी भरत उस राक्षस को पटकता। बहुत देर युद्ध चलने के बाद वो राक्षस को हरा देता है और सबको आजाद कराकर महल पहुंचता है। वो दोनों अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ राजा को पूरी बात बताते हैं। जब राजा को पूरी बात का पता चलता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमने ये सब सीखा कहां से? तुम्हारे घर वाले कौन हैं? महाराज, मैं आपकी तीसरी रानी लक्ष्मी का पुत्र हूं। उन्होंने ही आपकी सेवा के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भरत के मुंह से बात सुनते ही राजा की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार छोटी रानी से करते थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और अपनी गलती की माफी मांगी और वापस अपने महल साथ लेकर आ गए।